नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आप सभी साथियों का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आशा करता हूं आप और आपका परिवार स्वस्थ और सकुशल होंगे और आप अपनी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो जो भी साथी यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी साथी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। आप सभी के लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर मैं आया हूं और इस क्लास में हम लोग सामान्य हिंदी के एक और महत्वपूर्ण अध्याय क्रिया के बारे में बात करेंगे। तो बहुत ही अच्छा क्लास है आपके लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सभी साथी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। आप सभी के लिए बहुत शानदार क्लास है। जो भी साथी चैनल पे नए आते हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू और लेटेस्ट अपडेट आपको समय के अनुसार मिलता रहे। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जा कर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास अगर आपको पसंद आती है, क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने सभी मित्रों, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसा लगा। तो चलिए मित्रों, हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं और बहुत ही मज़ा आने वाला है आज की इस क्लास में, क्योंकि आज हम लोग बहुत शानदार तरीके से एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। तो चलिए बात करते हैं हम लोग क्रिया के बारे में। जैसा मैंने आपको बताया, आज की क्लास में हम लोग क्रिया यानी वर्ब के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक, चलिए आप लोग शेयर करते रहिएगा। तो अगर आपने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, शब्द विचार, वर्णमाला, भाषा और व्याकरण, इन सभी क्लासों को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग चैनल पे जाइए। चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से जाकर के आप सभी क्लासों को देख सकते हैं, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, अब इस क्लास की बात करें तो अभी तक हम लोगों ने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के बारे में बात किया है। अब हम लोग क्रिया के बारे में बात करेंगे। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि किसी भी वाक्य के 3 मुख्य अंग होते हैं, है ना। वाक्य जो होता है उसके मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं। पहला होता है कर्ता, दूसरा होता है कर्म और तीसरा होता है क्रिया। तो वाक्य के 3 मुख्य अंग होते हैं, कर्ता, क्रम और क्रिया। वाक्य की जो संरचना होती है वो कर्ता धन क्रम धन क्रिया के रूप में ही होती है। कर्ता और क्रम की बात करें तो कर्ता क्रम जो है यह आपका संज्ञा या सर्वनाम हो सकता है ना। संज्ञा या सर्वनाम ही आपका कर्ता या क्रम होता है और इनकी विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं, जो कि हमारा पिछला अध्याय था। ठीक है, और इसके बारे में हम लोगों ने विस्तार से अध्ययन भी किया है। संज्ञा या सर्वनाम यही आपके कर्ता या क्रम होते हैं और संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। क्रिया, क्रिया का मतलब होता है कार्य। क्रिया यानी कार्य, कार्य होता है क्रिया, है ना। और इसकी जो विशेषता बताता है, यानी क्रिया की जो विशेषता बताता है उसे हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं, जो कि आपका अगला अध्याय होगा। यानी क्रिया समाप्त होने के बाद हम लोग क्रिया विशेषण के बारे में बात करेंगे। आई बात समझ में? चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्रिया के बारे में कि क्रिया क्या है ना, जिसे अंग्रेजी में वर्ब कहा जाता है। तो दोस्तों, वर्ब जो है यानी क्रिया जो है, इसका अर्थ होता है करना या होना। क्रिया का अर्थ है किसी कार्य का करना या होना।
परिभाषा की बात करें तो वह विकारी शब्द जिसमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। वह विकारी शब्द जिसमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, चलना, सोना, रोना, खाना, हंसना आदि ये सभी आपकी क्रिया हैं। क्योंकि पढ़ना, लिखना, चलना, रोना, खाना, सोना, हंसना आदि इन सभी शब्दों से किसी न किसी कार्य के होने या करने का बोध हो रहा है। तो वही मैंने परिभाषा में आपको बताया कि वह विकारी शब्द जिससे किसी कार्य का होना या करने का बोध पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। ठीक, समझ में आई आपको? राम पढ़ता है, राम क्या कर रहा है? राम पढ़ता है। तो यहाँ पे जो पढ़ता है ये एक क्रिया है। राम पढ़ता है, इसमें आपका पढ़ता जो है ये क्रिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पढ़ने का कार्य हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है? राम के द्वारा हो रहा है। तो राम पढ़ता है आपका एक क्रिया है। श्याम दौड़ रहा है, श्याम दौड़ रहा है। दौड़ रहा यहाँ पर एक क्रिया है, क्योंकि दौड़ रहा किसी न किसी कार्य को व्यक्त कर रहा है, अर्थात श्याम के द्वारा दौड़ने का कार्य किया जा रहा है। तो दौड़ यहाँ पे आपका क्रिया होगा। रोहन खाना खा रहा है, रोहन खाना खा रहा है। खा रहा है ये एक क्रिया है, क्योंकि यहाँ पे रोहन के द्वारा खाने का कार्य किया जा रहा है। खाना आपका खा रहा है रोहन, तो खा रहा है ये आपका क्या हो गया? क्रिया हो गया। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है आपको? ठीक, तो क्रिया का अर्थ होता है करना या होना, यानी किसी कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है। वह विकारी शब्द जिसमें किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया एक विकारी शब्द है। यहाँ पे विकारी शब्द आया है। विकारी शब्द का मतलब होता है वे शब्द जिसमें लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार परिवर्तन हो जाए उसे हम लोग विकारी शब्द कहते हैं। ठीक, पढ़ना, लिखना, चलना, सोना, रोना, खाना, हंसना ये सभी आपकी क्रिया है। चलिए थोड़ी सी चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं और अब हम लोग बात करते हैं क्रिया का निर्माण कैसे हुआ और किस प्रकार से हुआ। ठीक है, आप अपनी नोटबुक में सभी नोट्स को व्यवस्थित तरीके से आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छे नोट्स हैं और ये बहुत सरल भाषा में मैंने लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्रिया का निर्माण कैसे हुआ? ठीक है, अब भाई क्रिया तो हमने जान लिया, क्रिया का मतलब होता है किसी कार्य का होना या करना, लेकिन अब ये तो पता होना चाहिए कि क्रिया का निर्माण कैसे हुआ है। तो क्रिया का मूल रूप जो है वो धातु है। क्रिया का मूल रूप क्या है? धातु है। ठीक, अब ये धातु क्या है? धातु जो है ये क्रियापद का वह अंश है जो प्राय सभी रूपों में अपनी उपस्थिति दर्शाता है। धातु क्रियापद का वह अंश होता है जो प्राय सभी रूपों में अपनी उपस्थिति को क्या करता है? दर्शाता है। अर्थात जिस शब्द में न जोड़ने से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। धातु जो है एक शब्द है आपका। ठीक है, क्यों? क्योंकि धातु में जब हम लोग ना जोड़ देते हैं तब वो क्या बन जाता है? वो क्रिया बन जाता है। तो जिस शब्द में ना जोड़ने से क्रिया बनती है उसे हम लोग धातु कहते हैं। ठीक, मूल भाषा यानी संस्कृत। मूल भाषा, जब भी मूल भाषा की बात हो तो आपका दिमाग जो है वो संस्कृत के बारे में ही सोचना चाहिए, क्योंकि मूल भाषा हमारी संस्कृत है। मूल भाषा यानी संस्कृत के धातु रूप में न प्रत्यय जोड़ने से बना नया शब्द। मूल भाषा यानी संस्कृत के धातु रूप में न प्रत्यय जोड़ने से बना नया शब्द हिंदी में क्रिया कहलाता है।
हिंदी में क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। ठीक है। संस्कृत का जो मूल रूप है या जो धातु रूप है, जब आप इसमें ना प्रत्यय जोड़ देंगे तो जो नया शब्द बनता है वो बनता है धातुना, और इस धातुना को ही हिंदी में हम लोग क्रिया का नाम देते हैं, अर्थात क्रिया कहते हैं। आई बात समझ में? चलिए, जैसे पढ़ प्लस ना, पढ़ धन ना पढ़ना, पढ़ धन ना पढ़ना। तो यहाँ पे पढ़ जो है ये आपका एक धातु है, और पढ़ धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से पढ़ना क्रिया का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार से लिख धन ना लिखना, लिख धन ना लिखना। लिख यहाँ पे एक धातु है, और इस धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से लिखना क्रिया बन जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिया की जो उत्पत्ति है वो तत्सम शब्द से हुई है। क्रिया की उत्पत्ति तत्सम शब्द से हुई है ना? तत्सम शब्द से हुई। तत्सम शब्द का मतलब होता है संस्कृत के समान, है ना? तत्सम शब्द का मतलब होता है वह शब्द जो संस्कृत के समान होता है। रचना के आधार पर क्रिया आपका रूढ़ शब्द है। रचना के आधार पर देखा जाए तो रचना के आधार पर क्रिया जो है ये एक रूढ़ शब्द है। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि रूढ़ शब्द क्या है? तो अगर आपने शब्द विचार वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आज ही जाइए प्लेलिस्ट में, आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको शब्द विचार वाला जो क्लास है वो आप देखिएगा। रूढ़ शब्द का मतलब होता है कि वह शब्द जिसके सार्थक खंड नहीं होते हैं, वे शब्द जिसके सार्थक खंड नहीं होते हैं उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। मतलब ऐसे शब्द जब उनको तोड़ा जाता है तो उनके सार्थक अर्थ नहीं निकलते हैं, यानी उनके अर्थ नहीं होते हैं, वो अर्थहीन होते हैं। ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। क्रिया एक विकारी शब्द है। क्यों है? क्योंकि इसमें लिंग, वचन तथा पुरुष के अनुसार विकास यानी परिवर्तन होता है, परिवर्तन उत्पन्न होता है, इसलिए क्रिया एक विकारी शब्द है ना? इसमें विकार आ जाता है लिंग, वचन, पुरुष में परिवर्तन होने से। ठीक है। इसके अलावा क्रिया एक एकार्थी शब्द भी है। क्रिया क्या है? एक एकार्थी शब्द है, क्योंकि क्रिया का केवल और केवल एक ही अर्थ होता है। मान लीजिए पढ़ना, पढ़ना एक क्रिया है और इस पढ़ना का केवल एक ही अर्थ होगा, पढ़ना। ठीक है। इसके अलावा और कोई अर्थ नहीं होगा। तो क्रिया एक एकार्थी शब्द भी है। चलिए बात करते हैं धातु के बारे में। अभी यहाँ पे आपके सामने बार बार मैं धातु का नाम ले रहा था कि धातु जो है वो क्रिया का मूल रूप है। अब थोड़ी सी बात हम लोग धातु के बारे में कर लें कि धातु आखिर क्या है, कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों, जिस मूल शब्द से क्रिया का निर्माण होता है उसे हम लोग धातु कहते हैं। अर्थात जिस शब्द में ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया बनती है उसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जैसे पढ़, चल, लिख, खा, जा, गा, रो आदि, ये सभी आपकी क्या हैं? ये आपकी धातु हैं। इन शब्दों में न जोड़ने से क्रिया बनती है। जैसे पढ़ धातु में न जोड़ने से पढ़ना बन गया, चल धातु में न जोड़ने से चलना बन गया, लिख धातु में न जोड़ने से लिखना बन गया, और गा धातु में न जोड़ने से गाना बन गया, रो धातु में न जोड़ने से रोना बन गया, और जा धातु में न जोड़ने से जाना बन गया। तो जिस मूल शब्द से क्रिया का निर्माण हुआ है, अर्थात जिस शब्द में न जोड़ने से क्रिया बनती है उसे हम लोग धातु कहते हैं। धातु जो है दोस्तों ये दो प्रकार की होती है। पहला है आपका मूल धातु, दूसरा है आपका यौगिक धातु। पहला है आपका मूल धातु, दूसरा क्या है? यौगिक धातु। मूल धातु के बारे में बात करें तो मूल धातुएं जो होती हैं यह स्वतंत्र होती है तथा किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती है। मूल धातु हमेशा स्वतंत्र होती है, यह किसी भी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं करती। जैसे गा, जा, खा, पी, रह, पढ़, लिख,
चल आदि, ये सभी आपकी मूल धातु हैं, क्योंकि ये किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती है और इन धातुओं में न जोड़ने से आपकी मूल क्रिया बन जाती है। ठीक है। दूसरा है आपका यौगिक धातु। यौगिक धातु क्या होता है? तो यौगिक धातु जो होता है ये मूल धातु में परतें लगाकर बनाया जाता है ना। मूल धातु में परतें लगाकर आप यौगिक धातु बना सकते हैं। कई धातुओं को संयुक्त करके, कई धातुओं को जोड़कर मूल धातुओं में कई धातुओं को संयुक्त करके, यानी कई धातुओं को जोड़ करके आपको यौगिक धातु प्राप्त होगा, अर्थात यौगिक धातु बनाया जाता है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में परतें लगाकर भी यौगिक धातुएं बनाई जाती हैं। तो यौगिक धातु मूल धातुओं में परतें लगाकर कई धातुओं को संयुक्त करके संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण में परतें लगाकर बनाई जाती हैं। जैसे उठाना, उठवाना, दिलाना, दिलवाना, करना, करवाना, रोना, धोना, चलना, फिरना, बतियाना, लतियाना, खेलना, कूदना, गरमाना, ये सभी आपकी यौगिक धातुएं हैं। क्यों? क्योंकि उठाना, उठवाना, दिलाना, दिलवाना, करना, करवाना, रोना, धोना, चलना, फिरना, बतियाना, लतियाना, खेलना, कूदना, गरमाना, ये सभी कई धातुओं को संयुक्त करके संज्ञा या सर्वनाम में और विशेषण में परतें लगाकर बनाई गई है। ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको धातु समझ में आ गया होगा। धातु के प्रकार, मूल धातु, यौगिक धातु समझ में आया होगा। क्रिया समझ में आ चुकी है, क्रिया का निर्माण कैसे हुआ ये समझ में आ चुका होगा आपको, है ना। तो काफ़ी विस्तार से हम लोग बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज़ों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। चलिए अब थोड़ी सी अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं और अब हम लोग बात करने वाले हैं क्रिया के भेद के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्रिया का भेद, ये टॉपिक जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं और बहुत सारी यहाँ पे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब कौन सी परेशानियाँ हैं वो भी मैं आपको बता दूँ। बहुत सारी किताबें आप देखेंगे, किसी भी किताब में पूरा सटीक विश्लेषण नहीं दिया है कि क्रिया के कितने भेद हैं। ठीक। और बहुत सारे वीडियो भी आपको मिल जाएंगे, उसमें भी आपको क्रिया के भेद के बारे में सटीक विश्लेषण नहीं बताया गया होगा। मैंने बहुत सारी बुकों को पढ़ा है और उन बुकों को पढ़ने के बाद में मैंने अपने खुद का एक नोट्स बनाया है और उस नोट्स के मुताबिक मैंने क्रिया के भेदों को कई आधार पर वर्गीकरण किया है। उसके आधार पे हम लोग समझेंगे कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। ठीक है। तो बहुत ही मज़ा आएगा आपको। बस आप लोग क्लास में बने रहिए, क्लास को ध्यान से पढ़िए और अपने सभी दोस्तों में, अपने सभी मित्रों में क्लास को शेयर करते रहिए। देखिए, अगर आप निर्माण के आधार पे बात करेंगे, निर्माण का मतलब बनने के आधार पर कि किस प्रकार से क्रिया बनती है, तो निर्माण के आधार पे अगर आप बात करेंगे तो निर्माण के आधार पे क्रिया के दो भेद हैं। एक आपका मूल क्रिया यानी मूल धातु होता है, दूसरा आपका यौगिक क्रिया यानी यौगिक धातु होता है। ठीक है। तो निर्माण के आधार पे क्रिया के दो भेद हैं, मूल क्रिया धातु, यौगिक क्रिया। दूसरा है रचना या क्रम के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। रचना या क्रम के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। एक होता है आपका सकर्मक क्रिया, एक होता है आपका अकर्मक क्रिया। तो रचना या क्रम के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ज़्यादातर परीक्षाओं में आपके सकर्मक और अकर्मक क्रिया से प्रश्न अधिकांश तौर पे देखे जा सकते हैं, है ना। ज़्यादातर प्रश्न आपके यहीं से बनते हैं। तो रचना या क्रम के आधार पर क्रिया के दो भेद, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे हम लोग बहुत ही विस्तार से आगे बात करेंगे। सकर्मक अकर्मक दो क्रिया। ठीक है। अब थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, संरचना के आधार पर भी क्रिया के भेद बताया गया है कि संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं।
तो संरचना के आधार पे क्रिया के 5 भेद होते हैं, जिसमें पहला है आपका संयुक्त क्रिया, दूसरा है प्रेरणार्थक क्रिया, तीसरा है नाम धातु क्रिया, चौथा है पूर्वकालिक क्रिया और पांचवा है कृदंत क्रिया। तो संरचना के आधार पे क्रिया के 5 भेद हैं: संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया। आ गई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, संरचना के बाद में उसके बाद में प्रयोग के आधार पे भी क्रिया के भेद बताए गए हैं। ठीक है, तो प्रयोग के आधार पे क्रिया के 3 भेद हैं, जिसमें पहला है सामान्य क्रिया, दूसरा है सहायक क्रिया और तीसरा है सजातीय क्रिया। है ना, वाक्य में आप क्रिया का प्रयोग किस आधार पे करते हैं, इस आधार पे आपके क्रिया के 3 भेद हैं: सामान्य क्रिया, सहायक क्रिया और सजातीय क्रिया। ठीक है, तो निर्माण के आधार पे क्रिया के 2 भेद: मूल क्रिया, यौगिक क्रिया। रचना या क्रम के आधार पे क्रिया के 2 भेद: सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। संरचना के आधार पे क्रिया के 5 भेद: संयुक्त क्रिया, है ना, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया। ठीक, प्रयोग के आधार पे क्रिया के 3 भेद: सामान्य क्रिया, सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया। कहीं कहीं पे आपसे प्रयोग व संरचना के आधार पे भी पूछ लिया जाता है कि प्रयोग व संरचना के आधार पे क्रिया के कितने भेद हैं। तो देखिए, प्रयोग के आधार पे क्रिया के 3 भेद होते हैं और संरचना के आधार पे क्रिया के 5 भेद होते हैं। तो कुल मिला के आपके 8 भेद हो गए, यानी प्रयोग व संरचना के आधार पे क्रिया के 8 भेद होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए आधार के आधार पे। ठीक है, इसके अलावा भी क्रिया के कुछ अन्य भेद भी होते हैं, जैसे क्रियार्थक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया, विधि क्रिया और तात्कालिक क्रिया। तो कुछ अन्य भेद भी हैं क्रिया के। इन सभी बिंदुओं के बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है, आप क्लास में केवल बने रहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं। और अभी तक हम लोगों ने बात किया क्रिया क्या है, क्रिया का निर्माण कैसे हुआ, धातु क्या है, धातु कितने प्रकार के होते हैं, मूल धातु क्या है, यौगिक धातु क्या है, और उसके बाद हम लोगों ने क्रिया के भेद के बारे में बात किया। निर्माण के आधार पर क्रिया के 2 भेद: मूल क्रिया, यौगिक क्रिया, जिसे मूल धातु भी कहा जाता है। रचना या क्रम के आधार पर क्रिया के 2 भेद: सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद: संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, कृदंत क्रिया। प्रयोग के आधार पर क्रिया के 3 भेद: सामान्य क्रिया, सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया। प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के 8 भेद होते हैं। क्रिया के कुछ अन्य भेद भी हैं: क्रियार्थक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया, विधि क्रिया, तात्कालिक क्रिया। ठीक, तो ये तो हो गए क्रिया के भेद से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें। अब हम लोग आज की इस क्लास में क्रिया के निर्माण के आधार पे जो भेद बताए गए हैं उनको केवल डिस्कस करेंगे। बाकी के आने वाले क्लासों में हम लोग संरचना या प्रयोग के आधार पे या रचना या क्रम के आधार पे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं निर्माण के आधार पे क्रिया के 2 भेद: मूल क्रिया क्या होता है और यौगिक क्रिया क्या होता है। चलिए बात करते हैं निर्माण के आधार पे क्रिया के भेद। पहला है आपका मूल क्रिया, जिसे धातु कहते हैं। ठीक, देखिए, निर्माण के आधार पे क्रिया के 2 भेद हैं: मूल क्रिया और यौगिक क्रिया। इसमें से मूल क्रिया, जिसे मूल धातु भी कहा जाता है, वे क्रियाएं जो किसी मूल शब्द में न जोड़ने से बनती है उन्हें मूल क्रिया कहते हैं। वे क्रियाएं जो किसी मूल शब्द में न जोड़ने से बनती हैं उन्हें क्या कहते हैं? मूल क्रिया कहते हैं। जैसे गिर धन ना गिरना, तो गिरना आपका मूल क्रिया है क्योंकि ये गिर धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से बना है। पढ़ प्लस ना पढ़ना, पढ़ना आपका एक मूल क्रिया है क्योंकि पढ़ धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से आपके पढ़ना क्रिया बना है। जा प्लस ना जाना, ये भी आपका मूल क्रिया है क्योंकि जा धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से जाना क्रिया का निर्माण हुआ है। उठ प्लस ना उठना, क्योंकि उठ धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से उठना क्रिया का निर्माण हुआ है।
तो वे क्रिया जो किसी मूल शब्द में न जोड़ने से बनती हैं उन्हें मूल क्रिया कहते हैं। यहाँ गिर, पढ़, जा और उठ धातु है जिसमें न जुड़कर क्रिया का निर्माण हुआ है। तो मूल क्रिया क्या होती है? वे क्रिया जो किसी मूल शब्द में न जुड़ने से बनती है। समझ में आया आपको? चलिए बात करते हैं यौगिक क्रिया के बारे में। तो वे क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा क्रिया से मिलकर बनती हैं उन्हें यौगिक क्रिया कहते हैं। वे क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा क्रिया से मिलकर बनती है उन्हें यौगिक क्रिया कहते हैं। जैसे क्रिया से बनी यौगिक क्रियाएं, जैसे पढ़ना एक क्रिया है। पढ़ना क्या है? पढ़ना एक क्रिया है और इससे जो यौगिक क्रिया बना है वो है पढ़ाना। पढ़ाना क्या हो गया? यौगिक क्रिया हो गया। चलना एक क्रिया है, चलाना क्या हो गया? यौगिक क्रिया हो गया। हाथ एक संज्ञा है, हाथ क्या है? संज्ञा है, और इस संज्ञा से जो क्रिया बनी वो कौन सी क्रिया होगी? यौगिक क्रिया होगी। हाथ से हथियाना, जूता से जुतियाना, ये आपकी संज्ञा से मिलकर बनी है। वहीं सर्वनाम की बात करें तो अपना से अपनाना, अपना से अपनाना बन गया। अपनाना क्या है? यौगिक क्रिया है, क्योंकि ये सर्वनाम के योग से बनी है। गर्म ये एक विशेषण शब्द है, गर्म, और गर्म से बना है गरमाना। तो गर्म के योग से, गर्म के संयोग से आपका गरमाना क्रिया बना है, इसलिए गरमाना जो क्रिया है ये यौगिक क्रिया होगी। सूखा से सुखाना ये भी आपका यौगिक क्रिया होगा, क्योंकि यहाँ पे सूखा एक विशेषण है और विशेषण से निर्माण हुआ है यौगिक क्रिया का सूखा, है ना। तो सुखाना क्या है? एक यौगिक क्रिया है। ठीक। तो दोस्तों इस क्लास में हम लोगों ने क्रिया, क्रिया का निर्माण, धातु, धातु के दोनों प्रकार, मूल धातु, यौगिक धातु, और क्रिया के भेद के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। ठीक। और इसमें हम लोगों ने निर्माण के आधार पर क्रिया के दो भेद, मूल क्रिया और यौगिक क्रिया के बारे में भी चर्चा किया। तो ये क्लास आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये क्लास आपको बहुत अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है, तो आज की इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे रचना व क्रम के आधार पर क्रिया के जो दो भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक अकर्मक क्रिया क्या होती है इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।